एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल 5 विद्या। मैं सेल्फ प्रियंका साहू। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले परमाणु और परमाणु की संरचना। हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन परमाणु से और परमाणु की संरचना से पूछे जाते हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर, एमपी पटवारी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक आपने प्ले स्टोर से 5 पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, आप प्ले स्टोर से 5 पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। लेट स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु की संरचना क्या होती है। तो जो परमाणु है हमारे परमाणु है, इनकी जो खोज है उसका श्रेय जाता है महर्षि कणाद। भारत के में एक महर्षि थे जिनका नाम है महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ऋषि ने बताया था कि परमाणु एक अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कण है जिन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। फिर उसके बाद परमाणु के अलग अलग पार्टिकल्स की खोज की और हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के महान महर्षि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। भारत के जो महर्षि कणाद हुए उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो सभी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में कहा जाता है एटम। महर्षि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल्स होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो हमारे वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन, उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु को उन्होंने किस प्रकार से बताया, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सारे परमाणु भार, आकार एवं अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। क्या होता है, जो हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मैंडलीव की आवर्त सारणी में दिए हुए हैं, तो जो आवर्त सारणी है उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए, तो वो सभी क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उनके परमाणविक गुण, सारी चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए उन्होंने बताया एक ही तत्व के सारे परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व से अगर बने हैं तो उनके परमाणु भार और उनके रासायनिक गुण सभी समान रहेंगे, आकार भी समान रहेगा, पर वो दूसरे तत्वों से क्या होता है, भिन्न होता है। परमाणु अविभाज्य, परमाणु इतना सूक्ष्म पार्टिकल है, इतना सूक्ष्म कण है कि उसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि परमाणु क्या है, अविभाज्य। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों कहा है कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है? जो परमाणु है वो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और रासायनिक अभिक्रिया में उसको भाग ले भी तो उन्हें और सूक्ष्म कणों में हम तोड़ नहीं सकते। इसीलिए कहा है कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। तो ये जॉन डाल्टन ने 1808 में ये सिद्धांत दिया, परमाणविक सिद्धांत। उन्होंने बताया कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और परमाणु को न तो अविभाज्य है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जाता है। जॉन डाल्टन के बाद बहुत सारे ऐसे आए, जैसे एक रदरफोर्ड का है और सर जे थॉमसन है। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उसके बाद आए सर जे थॉमसन, उन्होंने भी एक परमाणु मॉडल दिया। देखते हैं वो किस टाइप से था। तो उन्होंने बताया सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित धंसे हुए होते हैं। परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश समान संख्या में होने के कारण परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरबूज होता है, तरबूज को आप कट कीजिए बीच में से, तो जैसे हम तरबूज को कट करेंगे तो उसमें जो रेड वाला जो भाग है वो और उसमें छोटे छोटे क्या रहते हैं, बीज रहते हैं। तो जो छोटे छोटे जो बीज है वो किसको दर्शाएंगे, ऋणावेशित को दर्शाएंगे, और जो रेड कलर का होता है वो किसको दर्शाएंगे, धनावेश को दर्शाएंगा। तो सर जे थॉमसन ने बताया कि तरबूज के रूप में बताया कि जो गोला होता है वो क्या होता है, नाभिक होता है, जो कि क्या होता है, धनावेशित होता है, और उसमें जो बीज है वो क्या होता है, वो होते हैं हमारे ऋणावेशित होते हैं। तो वो कुछ इस टाइप से बताया उन्होंने कि ये जो अंदर का होगा धनावेशित वाला वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा होगा नाभिक। नाभिक कैसा रहेगा, धनावेशित रहेगा, और उसमें
इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धसे हुए रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तरबूज के क्या होंगे, बीज होंगे। इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरबूज मॉडल किसने दिया, या तो वो पूछ लेंगे कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। तो ऑप्शन आपको कौन सा सिलेक्ट करना है कि सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन जो ने परमाणु मॉडल दिया उसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। परमाणु धनावेशित गोला होता है, ये परमाणु एक धनावेशित गोला होते हैं जिसमें ऋणावेश क्या होते हैं, धसे होते हैं। ठीक है, परमाणु में धनावेश और ऋणावेश समान संख्या में होने के कारण परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं। आपको पता है कि परमाणु में कोई परमाणु है, उसके नाभिक में अगर धनावेश और ऋणावेश की संख्या समान हो जाएगी तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो सेम इन्होंने सर जे थॉमसन ने बताया, और जो सर जे थॉमसन हुए इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सर जे थॉमसन। देखिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल था 1911 ईस्वी में किया था, और उन्होंने अपना जो था वो एक पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी पर किया था। तो जो सोने की पतली पन्नी थी उसकी जो मोटाई थी, मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर, वो जो पन्नी थी ना उसकी मोटाई कितनी थी, 0.004 सेंटीमीटर थी। अब उन्होंने सोने की ही पन्नी को क्यों चूज किया, क्योंकि जो सोना होता है, सोना एक ऐसी धातु है जो जैसे आपको पता होगा कि धातुओं में दो गुण होते हैं, एक तो आघात वर्धनीयता का गुण होता है और एक तो तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का गुण ये होता है कि आप उस धातु को पीट कर चादर, पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है, इसीलिए एल्यूमिनियम कॉइल आती है। और जो है हमारा सोना है वो सबसे तन्य धातु, इसको एकदम पतला, मतलब उसको पिघला कर इतना पतला करा जा सकता है कि बहुत लंबा तार भी बनाया जा सकता है। तो जो सोना होता है ना सबसे तन्य धातु होती है। तो इसकी मोटाई उन्होंने जो ली थी सोने की पतली पन्नी की वो है 0.004 सेंटीमीटर। जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल किस तरीके से दिया, सन 1911 में जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपना परमाणु मॉडल 1911 में दिया। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर तेज गति से चल रहे धनावेशित अल्फा कणों की बौछार की। रेडियो एक्टिव अल्फा कण से उनकी बौछार उन्होंने क्या पे करी, पतली पन्नी पर की, और जो पतली पन्नी थी उस पर बौछार की, और उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आया वो देखते हैं। बौछार कराई और देखा कि अधिकतर कण पन्नी के आर पार चले गए, कुछ कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, कुछ थोड़े कण अपने मार्ग से पुनः लौट आए। तीन चीजें हुई, एक तो ये हुआ कि अधिकतर कण पन्नी के आर पार चले गए, जैसे उन्होंने अल्फा कणों की पन्नी पे बौछार करी तो कुछ कण आर पार चले गए। अब आर पार चले गए कुछ कण क्या हुआ, वहां से उसी मार्ग में टकराए और फिर वापस हो गए, और कुछ ऐसे हो गए कि अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तीन चीजें हुई, ये तीनों चीजें हुई, उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अधिकतर कण पन्नी के आर पार चले गए। भाई कण पन्नी के आर पार कैसे चले गए, भले पतली पन्नी थी पर कैसे आर पार चले गए, तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब देखिए कोई भी चीज खोखली होगी तो बीच में से अगर मान लो कोई चीज है ही नहीं, खोखला है, तो वो तो सीधा आर पार चला जाएगा। अगर परमाणु का अधिकांश भाग खोखला नहीं होता तो वो वही पन्नी से टकरा जाते। तो क्या हुआ, उन्होंने पता किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसी के कारण अधिकतर कण पन्नी के आर पार चले गए। सेकंड क्या है, परमाणु का केंद्र में धनावेशित कण होते हैं। यहाँ पर लिया था कुछ कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, कुछ गए और अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो धनावेशित है। अब परमाणु धनावेशित है, जो हमारे अल्फा कण गए तो वो ऋणावेशित कण थे, तो सॉरी अल्फा कण गए तो वो हमारे भी कौन से कण थे, धनावेशित कण थे। परमाणु का जो नाभिक है वो धनावेशित है और हमारे अल्फा कण भी क्या है, धनावेशित है। तो सुना है ना, धन धन सेम चार्ज आता है तो क्या होता है, विकर्षण होता है, प्रतिकर्षित होते हैं। तो वैसे ही हुआ, वो उस पे जाके टकराए तो टकरा कर वो फिर विक्षेपित हो गए अपने मार्ग से। दूसरी चीज, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो ऋण आवेशित कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
उन्होंने ये बताया कि ऋणावेशित कण क्या होते हैं, ये होते हैं परमाणु के बाहर, और ये हमारा परमाणु क्या होता है, धन आवेशित होता है। ये चीज हमें पता चली रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। और फिर इसकी कमी क्या थी, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। अब परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है, तो देखो जो परमाणु है, हमने बताया कि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो है धनावेशित कण है, परमाणु का नाभिक धनावेशित कण है। अब परमाणु का जो नाभिक है वो धनावेशित है, और उसने ये भी चीज बताई कि आसपास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे। तो भाई हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि धन और ऋण तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण होता है। तो ये जो ऋणावेशित कण है पूरे नाभिक में क्यों नहीं आ गए, नाभिक में क्यों नहीं आए, ये इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा सकते हैं। ये जब चक्कर लगा रहे हैं तो ये परमाणु अपने स्थायित्व में तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो उसने अपने स्थायित्व की व्याख्या नहीं की। रदरफोर्ड के बाद हमारे आए बोर। उन्होंने फिर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उसने बताया कि परमाणु के स्थायित्व की उन्होंने व्याख्या की। अब क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल किस पे प्रस्तुत के लिए क्या यूज किया था, सोने की पतली पन्नी यूज की थी। उसकी मोटाई क्या है, तो 0.004 सेंटीमीटर इसकी मोटाई। उसके बाद और क्वेश्चन कौन सा आएंगे रदरफोर्ड से कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा सन पूछ सकते हैं, वैसे तो सन पूछे नहीं जाते हैं। सन 1911 में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर तेज गति से चल रहे धनावेशित अल्फा कणों की क्या की थी, बौछार की थी। उसका क्या रिजल्ट है, ये सब कुछ है। अब हम देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। देखिए ना, बोर का परमाणु मॉडल, बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हुई थी। उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल आया। बोहर का परमाणु मॉडल 1913 में निल्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने हेतु अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो इसमें इससे क्वेश्चन क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या किसने की, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा बोहर। क्या रहेगा, बोहर। उसने क्या बताया कि धनावेशित केंद्रक में संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। जो परमाणु होता है उसका जो केंद्रक होता है वो धनावेशित होता है। इसमें संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु का क्या होता है, निहित होता है। केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले पथ में चक्कर लगाते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार की ह्रास नहीं होता है। ये निश्चित ऊर्जा वाले पद कक्षा या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा वाले कक्षक में चक्कर लगाते हैं, पथ में चक्कर लगाते हैं। तो ये सब क्या है, निश्चित ऊर्जा वाले स्तर है। तो पहला वाला जो ऊर्जा स्तर है उसको उन्होंने के नाम दिया, फिर एल एम एन। ये ऊर्जा स्तर है, इनके नाम क्या दिए उन्होंने, के एल एम। यहाँ पर कौन चक्कर लगाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले पथ में जिसमें चक्कर लगाते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं होता है। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ये वाले है हमारे कक्षा या ऊर्जा स्तर, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कक्षा या ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं, एन करते हैं। कक्षा या ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं, एन। अब एन की हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे। 1 रखेंगे तो पहला हो जाएगा, एन की वैल्यू अगर 2 रखेंगे दूसरा, तो एन की जगह 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू रखते जाएंगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाएंगी। जैसे ही कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो उसमें ऊर्जा का स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो नाभिक के जस्ट पास वाला ऊर्जा स्तर है n बराबर से 1 मतलब k, तो ये इसकी जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। और जैसे जैसे वो नाभिक से उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे ऊर्जा स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा। कि कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। क्यों होती है सबसे कम, क्योंकि ये होता है हमारा नाभिक के पास में। नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा स्तर क्या होगी, बढ़ेगा। बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर या कक्षा में घूमता रहे तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु यदि वह बाहर से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तो वह उत्तेजित होकर निकटतम अधिक ऊर्जा वाले स्तर में कूद जाता है, और जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या होगा, जैसे कि जब अगर वो अपनी ही कक्षा में घूमेगा तो उसमें उसकी ऊर्जा हानि
नहीं होगी। बट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसने बाहर वाली कक्षा से क्या किया, इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लिया। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा तो इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा, तो वो उत्तेजित होगा और उत्तेजित होकर क्या करेगा, जब उत्तेजित होगा तो वो उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाने की कोशिश करेगा। जब वो कूद कर दूसरे उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा तो वहां पर क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी। तो ये है हमारा बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल में आपको याद रखना है कि जो ऊर्जा स्तर थे उनके नाम क्या क्या थे, के, एल, एम, एन, यहाँ से लेकर जेड तक हो सकते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ेंगे उनके नाम आगे बढ़ते चले जाएंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम जिसकी ऊर्जा होती है वाला ऊर्जा स्तर होता है हमारा के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। अब जो बोहर था उसका जो परमाणु मॉडल था, उन्होंने तो बोल दिया कि भाई नाभिक के बाहर अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, पर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो देखो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया 2n की पावर 2। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया 2n की पावर 2। इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं नाभिक के बाहर कक्षाओं में, पर कैसे लगाएंगे, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी व्याख्या करने के लिए एक फॉर्मूला दिया 2n की पावर 2। अगर हमें पूछा कि पहली कक्षा n बराबर 7, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम n की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। सेकेंड वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 2 रखेंगे n की वैल्यू, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, n बराबर से 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। देखिए अब पहली जो हमारी कक्षा होगी, पहली कक्षा ये जो हमारी है ये कक्षा है, कक्षक भी बोल सकते, कक्षा भी बोल सकते। तो जो हमारी कक्षा हुई के वाली, n बराबर से 1 पे कौन सी रहेगी, के रहेगी। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे कम भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अधिकतम कितने भर सकते हैं, 2। और फिर हम n बराबर से 2 मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी क्रम में भरते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आएंगे, तीसरी कक्षा में 18 आएंगे, चौथी कक्षा में 32 आएंगे। ये होता है। आज के हमने लेक्चर में देखा कि परमाणु मॉडल किसने किसने दिया था। तो सबसे पहला हमने देखा कि परमाणु मॉडल किसने दिया था। वैसे तो परमाणु की खोज का श्रेय जाता है महर्षि कणाद को, और फिर उसके बाद परमाणु मॉडल दिया हमारे जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के बाद हमारा परमाणु मॉडल रदरफोर्ड वाला देखा, फिर उसके बाद हमने देखा सर जे थॉम्सन, और फिर उसके बाद कौन सा देखा, बोर का परमाणु मॉडल देखा। ये तो हमने देख लिया कि परमाणु मॉडल कैसे दी, परमाणु की खोज कैसे हुई, फिर उसमें कैसे पता चला कि परमाणु का जो नाभिक में क्या होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये सारी चीज देखी। आज हमने इस लेक्चर में ये सारी चीजें देखी, इससे किस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब चीजों पर हमने डिस्कशन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का, जिसमें हम देखेंगे परमाणु कितने प्रकार का होता है और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।